नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका डिलाइट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत कर रहे हैं यांत्रिकी की, जिसे इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं। और चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है गति। गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। गति में देखो क्या होता है, जैसे दूरी हो गई, विस्थापन हो गया, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे वो हो गया, उनके मात्रक वगैरह पूछ लेते हैं। और न्यूटन के गति के नियम किस काम आते हैं, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, घूर्णन, ये सब गति के अंदर पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है गति एवं विराम। इसके अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले दूरी। दूरी की परिभाषा क्या होती है? दूरी की परिभाषा होती है कि गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग, मतलब जो भी हम गति करते हैं उसका जो पूरा मार्ग होता है उसे दूरी कहते हैं। परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं, दूरी एक अदिश राशि है, ये इंपॉर्टेंट है। दूरी एक अदिश राशि है और इसका मान सदैव धनात्मक होता है। ठीक, ये एक अदिश राशि है और मान धनात्मक होता है। ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको शॉर्ट रूप में ही कराऊंगा, थोड़े से टाइम में ही आप बहुत चीज़ें सीख जाओगे। विस्थापन क्या होता है? देखिए, विस्थापन होता है कोई वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर। कोई भी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर, और ये होती है विस्थापन जो है, ये एक सदिश राशि होती है। ठीक, और इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक, इससे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल पहले के पेपर में बने हुए हैं कि दूरी कौन सी राशि है। आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे अदिश सदिश दोनों या कोई नहीं, ऐसा कुछ, तो आप कर दोगे दूरी एक अदिश राशि है। अब देखिए, चाल। चाल क्या होता है? दूरी में ही आपको समझा देता हूं मैं। चाल दूरी बटे समय, दूरी बटे समय को हम कहते हैं चाल। ठीक, दूरी के बटे में समय जब लगा देते हैं तो इसको कह देते हैं चाल। और विस्थापन के बटे में अगर हम समय लगा देते हैं तो इसको कह देते हैं वेग। बस इसकी इतनी ही परिभाषा है। चाल किसको कहते हैं? दूरी के बटे में समय लगा देते हैं। और विस्थापन किसको कहते हैं? जब वेग किसको कहते हैं? जब विस्थापन के बटे में समय लगा देते हैं। ठीक, इनके मात्रक पढ़ लेना आप। चाल चाल और वेग का मात्रक सेम ही होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका भी मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, इसके बाद इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब हम चलते हैं हमारे एक परिभाषा में आपको और बताता हूँ, त्वरण की। देखिए, त्वरण क्या होता है? अब त्वरण, त्वरण वेग बटे में समय, इतना ही आप कर लेना, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। वेग बटे में समय को कहते हैं त्वरण। और वेग को आप v भी लिख सकते हो, v/t। और अगर ज़्यादा डेफिनेशन में जाएं तो v माइनस यू बाई टी। वेग हो, v हो गया लास्ट वेग और u हो गया फर्स्ट वेग, इनिशियल वेग कह सकते हैं जिसको, और t समय हो गया। त्वरण को इंग्लिश में a लिखते हैं, a बराबर v माइनस यू बाई टी। ये सूत्र कई बार आ चुका है क्वेश्चन के रूप में। ये अपना वेग हो गया, त्वरण हो गया। त्वरण वेग से प्राप्त होता है, तो ये भी एक सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण भी कौन सी है? सदिश राशि है। अब इसका मात्रक आप निकाल लेना। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकाल सकते हो ना, मात्रक निकालना मैंने आपको सिखाया था। यदि आपको नहीं आता तो पहले की वीडियोस आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इससे हमारे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, और जो भी क्वेश्चन एक आधे रह जाएंगे वो मैं क्वेश्चन के अंदर करवा दूंगा। एमसीक्यू जो सीरीज आती है वो भी वीडियो आएगी, आज ही आएगी हमारी। इसके बाद वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी पिंड कहें, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ठीक, किस पर? वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो हम उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, ये के अंदर हो गया, और ये इस वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो हम इसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति के अंदर ये क्वेश्चन बनता है कि एक समान जो वृत्तीय गति होती है ना, एक समान वृत्तीय गति का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, एक समान वृत्तीय गति जिसमें कोई पार्टिकल की चाल समान रहती है, वो एक समान चाल से करेगा वृत्तीय गति। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में
दिशा बदलती रहती है। ये क्वेश्चन बनता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ आपको। एक समान वर्तीय गति में क्या बदलती रहती है? दिशा, जिसके कारण हमें त्वरण प्राप्त होता है। ठीक समझ गए? ये क्वेश्चन बनता है इससे ज्यादातर। और इससे त्वरण बनता है एक समान वर्तीय गति में। जबकि एक समान सरल गति की बात करें ना, एक समान सरल गति की, तो इसमें दिशा वगैरह नहीं बदलती है, तो इसमें त्वरण नहीं होता है। एक समान वर्तीय गति में त्वरण होता है, एक समान सरल गति में त्वरण नहीं होता है। यही क्वेश्चन बनता है इसे, ठीक है। और इसकी दिशा चेंज होती रहती है, ये भी बनता है। तो वर्तीय गति अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद कोणीय विस्थापन। वर्तीय गति के अंदर जो भी पार्टिकल चला, मान लो पार्टिकल चला, ये केंद्र है इसका मान लीजिए, और पार्टिकल यहां से लगा करके यहां तक चला, तो ये जो विस्थापन है ना, इसको हम कहेंगे कोणीय विस्थापन। ठीक, इसको एस भी लिख सकते हैं, इसको डब्लू भी लिख सकते हैं, ओमेगा, ओमेगा होता है ना अपना इस प्रकार से, वो भी लिख सकते हैं। कोणीय विस्थापन कौन सी राशि है? ये भी सदिश राशि है। ठीक, कोणीय विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि। और इसका मात्रक मैंने आपको करवाया था पहले, कौन सा है? रेडियन। मात्रक मैंने पहले ही करवा चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखी है तो। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो गया? रेडियन। और अब देखिए कोणीय वेग। अब कोणीय विस्थापन को अस लिख सकते हैं। यदि कोणीय विस्थापन को अस लिख रहे हैं, या तो कोणीय वेग को ओमेगा लिख दीजिए, कुछ ही लिख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। ज्यादातर मैं आपको बता देता हूँ, कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग को क्या लिखते हैं हम। कोणीय विस्थापन को तो लिखते हैं हम, या तो लिखते हैं अस, या फिर लिखते हैं थीटा। ठीक, और कोणीय वेग और टर्म होती है, आगे मैं समझाऊंगा। कोणीय वेग को हम लिखते हैं ओमेगा से ज्यादातर। ठीक, कुछ किताब में कोणीय विस्थापन को भी ओमेगा लिखा होता है, कुछ में कोणीय वेग को ओमेगा लिखा होता है। हम कोणीय वेग को मान लेंगे ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ओमेगा डिलीट कर देता हूँ एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब समझते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग होता है उस, जो हमने कोणीय विस्थापन तय किया था ना, अस, या फिर हम मान लेते हैं थीटा। ठीक, जो हमने तय किया था वो कितने टाइम में तय करते हैं, वही हो गया अपना कोणीय वेग। ठीक, या फिर थीटा बटे टी लिख देते हैं, और इसको हम लिख देंगे ओमेगा। ये अपना क्या हो गया? कोणीय वेग। इतना ही होता है। अब देखिए कोणीय वेग जो है ना, वो कौन सी राशि है? तो कोणीय विस्थापन सदिश ही, सदिश थी, ये भी सदिश राशि है। इससे क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल कि ये कौन सी राशि है, किस प्रकार की है। अब देखिए हम बात करते हैं कोणीय वेग को और किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ओमेगा होता है ना, उसका मान हम लिख सकते हैं 2 पाई अफ। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अफ। यहाँ पर 2 पाई तो हो गया जो एक कांस्टेंट है, और अफ हो गया आवृत्ति। क्या हो गया? आवृत्ति। यहाँ पर अफ कुछ में अन वगैरह भी लिखा होता है। आवृत्ति का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि कण जो होता है ना, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, उसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति किसको कहते हैं? कोई भी पिंड है वो इस वर्तीय पथ पर 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, उसको हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक, समझ गए? अब एक चीज मैं और समझाता हूँ आपको कि ये जो आवृत्ति है अफ, इसको हम 1/t भी लिख सकते हैं। 1/t, जहां पर t का विस्थापन होता है आवर्तकाल। और आवर्तकाल का मतलब आपको मैं बताता हूँ। आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक चक्कर कंप्लीट होने में कितना टाइम लेता है। मतलब ये हमारा वृत्त है, इसमें हमने यहाँ से लगा करके एक चक्कर कंप्लीट किया, तो इस चक्कर को पूरा होने में कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड या फिर 0.2 सेकेंड, कितना टाइम लगता है, मतलब उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। और 1 सेकेंड में कितने चक्कर कंप्लीट करते हैं, उसको कहते हैं हम आवर्ती। आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे की विपरीत क्रम है। ठीक, तो अफ बराबर 1/t। तो हमारा जो ओमेगा होता है ना, उसका सूत्र हम डब्लू, डब्लू बराबर 2 पाई/टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सूत्र आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओमेगा बराबर डब्लू 2 पाई अफ, और ओमेगा बराबर
2π/t। ठीक। अब एक सूत्र और है कि इसको हम रेखीय वेग से कैसे कंपेयर करेंगे। रेखीय वेग को हम v से लिखते हैं ना, v। इस v बराबर होता है आर डब्ल्यू। v बराबर क्या होता है, आर डब्ल्यू। यदि आपको समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है तो आप इसको याद कर लीजिए, इजी है, हो सकता है ज़्यादा कोई ये ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है। v बराबर आर डब्ल्यू। आर यहाँ पर है वृत्त की त्रिज्या। क्या है, वृत्त की त्रिज्या। आर है वृत्त की त्रिज्या, v हो गया रेखीय वेग और ओमेगा हो गया कोणीय वेग। ठीक। ओमेगा को ऐसे लिखते हैं, मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ओमेगा को। तो v बराबर आर ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर आपको पता ही है क्या है, कोणीय वेग, और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक अपना और टॉपिक है वो हम करेंगे कल। सरल मशीन, जो उत्तोलक वगैरह है ना, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो हम कल करेंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, इसके हैं 3 नियम। कितने नियम हैं, 3। पहला कौन सा है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जिसे कहते हैं, और इसे हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक। न्यूटन, ये क्वेश्चन बनता है इससे भी डायरेक्ट कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व नियम। इस नियम के अंदर क्या होता है कि कोई वस्तु जहां होती है वो वहीं पर रहना पसंद करती है। ठीक। कोई वस्तु जहां पर होती है वो वहीं पर रहना पसंद करती है। मान लो ये कोई पार्टिकल है, तो इसके ऊपर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे जब तक, तो ये यहीं रहेगी। और इसकी दूसरी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि कोई वस्तु पर जब तक हम बाहरी कोई बल नहीं लगाएंगे तो वो वहां से नहीं हिलेगी। ठीक। और ये भी कह सकते हैं कि अ, इससे बल की परिभाषा भी निकलती है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है। ये इसी नियम से आता है अपना, कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन लाता है। ये अपना जड़त्व का नियम हो गया। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं कि जड़त्व नियम के उदाहरण काम में आएंगे। ठीक। क्या काम में आएंगे, उदाहरण। और इससे उदाहरण कौन कौन से है देख लेते हैं। तो चलती हुई ट्रेन या कोई गाड़ी होती है ना, चलती हुई ट्रेन या कोई गाड़ी होता है, उससे यात्री अगर चलती हुई ट्रेन से उतर जाए तो वह गिर जाएगा। ये हमारा पहला उदाहरण हो गया। ये किस नियम के कारण आता है, जड़त्व नियम के कारण आता है। ये डायरेक्ट उदाहरण पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद कोई भी गाड़ी मुड़ती है ना, कोई भी चलती हुई गाड़ी है वो मुड़ती है। क्या होती है, मुड़ती है। तो जो भी उसके अंदर व्यक्ति बैठा होता है ना, वो दूसरी दिशा में शिफ्ट होने लगता है, दूसरी दिशा में उसके ऊपर बल लगने लगता है, ऐसा कह सकते हैं। वो एक्चुअल में बल नहीं लगता है, वो वहीं पर रहना पसंद करता है। मान लो वो कोई गाड़ी है, वो इधर मुड़ रही है, तो इंसान होता है ना, वो इधर की तरफ शिफ्ट होना पसंद करता है, क्योंकि हम इधर ही तो जा रहे थे ना पहले, तो ये इधर ही आना चाहेगा। ठीक। अब चलते हैं तीसरे उदाहरण के ऊपर कि पेड़ की शाखाओं को हम जोर से हिलाते हैं। पेड़ की शाखाओं को हम जोर से अगर हिलाते हैं तो उसके पत्ते गिर जाते हैं। ये भी कौन सा उदाहरण है, जड़त्व का नियम। या फिर कहते हैं फल गिर जाते हैं, तो ये कौन सा है, जड़त्व का नियम। वो जो पत्ते होते हैं या फिर फल होते हैं ना, तो अगर कोई पत्ता यहाँ पर है तो वो यहीं रहना पसंद कर देगा। हमने पेड़ को हिला के यहाँ ले गए, तो ये यहाँ रहना पसंद करेगा और ये टूट कर गिर जाएगा नीचे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। कौन सा नियम, द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम को हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। कौन सा, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम नहीं भी, संवेग में परिवर्तन का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, संवेग में परिवर्तन का नियम कौन सा है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ठीक। संवेग क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। संवेग होता है एम वी। इतना याद कर लीजिए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। एम वी, वी यहाँ पर क्या है, वी यहाँ पर है वेग, और अम क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान। ठीक। वी वेग और अम द्रव्यमान, इसको ही हम कहते हैं संवेग। ठीक। अब देख लीजिए दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है।
दूसरे नियम का फॉर्मूला है F बराबर एम ए। क्या फॉर्मूला है? F बराबर एम ए। एम यहाँ पर द्रव्यमान है और ए है यहाँ पर त्वरण। इतना याद कीजिए, आप ज़्यादा याद मत कीजिए, इतना ही आएगा। ए होता है त्वरण, एम होता है द्रव्यमान। ठीक, अब देखिए हम इसको एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं। ए क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था, v माइनस यू बटे में टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर v माइनस यू बटे टी। तो ये अपना एक और सूत्र हो गया। अब देख लीजिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के अंदर हम पढ़ेंगे, पहला अनुप्रयोग है कि जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक, जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो हाथों को पीछे करते हैं। ठीक, किसके लिए? बॉल पकड़ने के लिए। बॉल पकड़ने के लिए हाथों के पीछे करते हैं ताकि हमारे हाथों के ऊपर कम बल लगे। तो ये हमारा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का अनुप्रयोग है। और भी अनुप्रयोग हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ियों में जो भी स्प्रिंग वगैरह के कारण झटके हमको कम लगते हैं, जैसे ट्रेन में डिब्बों के बीच में कुछ दिया होता है ना, ट्रेन के डिब्बों के बीच में कुछ स्प्रिंग वगैरह ऐसा लगा होता है, वो रबड़ का होता है या कोई भी मटेरियल का जो होता है ना, उससे ट्रेन के डिब्बे आपस में बल कम लगे, इसीलिए वो लगे होते हैं। और भी बहुत बाइसिकल वगैरह के लिए हमारी स्प्रिंग लगे होते हैं ताकि हमको डायरेक्ट बल ना लगे, वो कम हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो ये कौन से के अंदर आते हैं? द्वितीय नियम के अंदर आते हैं। अब देख लीजिए न्यूटन की गति का तृतीय नियम। कौन सा? तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को हम क्या कहते हैं? इसका भी एक और नाम है जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, अब देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो होता है कि हम कोई भी चीज के ऊपर बल लगाते हैं तो वो वस्तु हमारे ऊपर वापस बल लगाएगी। ठीक, जैसे हम कोई भी दीवार के ऊपर बल लगाते हैं तो दीवार भी हमारे ऊपर वास्तव में बल लगा रही होती है। ठीक, नहीं तो दीवार अगर बल नहीं लगा रही होती, मानो ये दीवार है और हम इस पर बल लगा रहे हैं और दीवार हमारे ऊपर वापस बल नहीं लगाए, तो ये हम एक अंगुली लगाएंगे तभी गिर जाएगी। ऐसे होता है ना कि हम एक सीमा से ज्यादा बल लगा देते हैं तब दीवार जाके गिरती है, दीवार का बल कम हो जाता है। ठीक, एक लिमिट तक तो दीवार हमारे ऊपर भी बल वापस लगा रही होती है। इसके भी हम कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं। तृतीय नियम के अनुप्रयोग ही ज्यादा पूछते हैं, वैसे इसकी डेफिनेशन वगैरह ज्यादा नहीं आती है, डेफिनेशन मैंने बता दिया, इतनी आएगी। अब देखिए अगर कोई रॉकेट होती है तो वो नीचे की तरफ थ्रस्ट फेंकती है। ठीक, कोई भी रॉकेट होती है वो नीचे की तरफ थ्रस्ट होता है उसका, जिससे कि वो ऊपर उड़ती है। ये हमारा पहला उदाहरण हो गया, मैं शॉर्ट में कराऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब देखिए कोई भी बंदूक होती है, उससे अगर हम गोली दागते हैं, बंदूक या फिर तोप हो गई, तो उससे अगर गोली दागते हैं तो वो पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक, वो पीछे की तरफ होते हैं ना, ये भी न्यूटन के तृतीय नियम का अनुप्रयोग है। और एक और लिख लेते हैं, हम नाव जब भी चलाते हैं ना तो जो नाव का चप्पू होता है उसे हम पीछे करते हैं, नाव के चप्पू को पीछे खिसकाते हैं। ठीक, नाव के चप्पू को पीछे करते हैं पानी के अंदर और नाव हमारी आगे बढ़ती जाती है। ये भी न्यूटन के तृतीय नियम के अंदर आता है। ठीक, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे स्वयं संरक्षण के नियम वगैरह पढ़ेंगे। और आज के लिए मैं यहीं पर क्लास एंड करता हूँ, और क्वेश्चन भी आएंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।